जो कैडर वोट बीजेपी को भी टूट के जा रहे हैं 25%। वजह कैसे कैसे आपको वजह लगता है? बेरोजगारी मुद्दा, वजह महंगाई, हम्म, वजह है टिकारी क्षेत्र में, एंटी करप्शन टिकारी क्षेत्र में थोड़ा सा भी कभी ध्यान नहीं दी ने। हम्म। 3 बार रह चुके सांसद, मगर टिकारी क्षेत्र में इनके नाम पर कोई भी विकास नहीं है, ये भी प्रभाव कर रहा है। और अब है जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है वो कुशवाहा के हाथ में जाएगी या चौथी बार सुशील सिंह सांसद बनेंगे, क्या लगता है? मेरे समझ से समाजवादी लोग एक तरफ हुए हुए है और वो कुशवाहा की तरफ जा रहा है। उत्तरी कोल नहर का मुद्दा भी है, जो ये 10 साल से लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, वो भी मुद्दा हावी है। ये मुद्दा से भी मेरे समझ से हर जाति का 5% 10% वोट कटेगा और ये नीचे गिरेंगे। अगर नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 19 अप्रैल को औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रथम चरण में चुनाव होने को, चुनाव प्रचार जो है अब बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि आखिर चुनाव इस बार कौन जीतेगा। लगातार 1952 से आज तक औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में सिर्फ राजपूत सांसद ही रहे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में अभय कुशवाहा भी क्षेत्र में उतरे हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इस बार चित्तौड़गढ़, जो औरंगाबाद को माना जाता है बिहार का, उस किले को फतह कर पाएंगे अभय कुशवाहा या नहीं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामलगन यादव, जो कि साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एचओडी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या राजनीतिक समीकरण, क्या जातिगत समीकरण बता रहा है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र को काफी करीब से जानते भी हैं, लोगों से भली बाकी वाकिफ है, इस वजह से इनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। आखिर क्या लग रहा है, कल जो है वोटिंग होने को है। लगातार 1952 से औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सांसद रहे हैं वो सिर्फ राजपूत ही रहे हैं। पहली बार चुनावी मैदान में अभय कुशवाहा जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर उतरे हुए हैं और 3 बार के सांसद सुशील सिंह चौथी बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। क्या लगता है जातिगत समीकरण क्या कह रही है? क्या इस बार जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है वो कुशवाहा के हाथ में जाएगी या चौथी बार सुशील सिंह सांसद बनेंगे, क्या लगता है? मेरे समझ से समाजवादी लोग एक तरफ हुए हुए है और वो कुशवाहा की तरफ जा रहा है। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो लोग जानना भी चाहेंगे, क्योंकि अगर जाति की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति, हमारी जाति इतनी है, हमारी जाति इतनी है। तो उस जातिगत समीकरण को एनालिसिस करके बताइए कि आखिर किसका पक्ष मजबूत दिख रहा है। हमें लगता है कि कुशवाहा समाज यहाँ करीब 2.25 लाख है। 60% से ऊपर, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 99% जा रहा है, मगर 60% ऊपर कुशवाहा टूटता है तो ये करीब करीब 60,000 वोट होता है। श्रीमान जीतिन थे 77 वोट से। 60,000 अगर जो इनके डैमेज जाएगा तो हार के स्थिति में पहुंच जाएगा। बाकी इंटी कम्युनिकेशन भी है, रोजगार का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, उत्तरी कोल नहर का मुद्दा भी है, जो ये 10 साल से लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, वो भी मुद्दा हावी है। ये मुद्दा से भी मेरे समझ से हर जाति का 5% 10% वोट कटेगा और ये नीचे गिरेंगे। अगर बात की जाए तो राजपूत समुदाय का लगभग 2.25 लाख वोट है। यादवों की बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब है। कुशवाहा समुदाय का भी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब की है। तो क्या लगता है कि राजपूत भूमिहार जाति की बात की जाए तो 1 लाख के करीब वोटर हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में। तो क्या लगता है राजपूत, भूमिहार, बैश्य, कायस्थ, ये लोग माने जाते हैं कि बीजेपी के ही वोटर है। क्या लगता है ये लोग सुशील सिंह से नाराज हो सकते हैं अभी? मेरे समझ से बैस भी अभी नाराज है। बैस भी करीब करीब 25% वोट जा रहा है सोशल के टूट के। जो कैडर वोट बीजेपी को भी टूट के जा रहे हैं 25%। वजह कैसे कैसे आपको वजह बेरोजगारी मुद्दा, वजह महंगाई, हम्म, वजह है टिकारी क्षेत्र में, एंटी करप्शन टिकारी क्षेत्र में थोड़ा सा भी कभी ध्यान नहीं दी ने। 3 बार रह चुके सांसद, मगर टिकारी क्षेत्र में इनके नाम पर कोई भी विकास नहीं है, ये भी प्रभाव कर रहा है। और अभय कुशवाहा विधायक रहे हैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र से, 5 साल विधायक रहे हैं। उनके कार्य के लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, सभी में नाराजगी है। दूसरी बात कि दांगी के मुद्दे को भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया तो वो अभय कुशवाहा ही थे। दांगी के मामले को कोर्ट लेकर चले गए कि BC1 में नीतीश कुमार कैसे कर दिए उनको, इस मामले को भी लेकर के चले गए हैं अभय कुशवाहा कोर्ट में।
जिस वजह से भी जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि दांगी समुदाय के लोग जो है नाराज चल रहे हैं, अभय कुशवाहा को वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हमारा जो हक है वो अभय कुशवाहा छीनने का प्रयास कर नहीं, हमें समझ से तो दागी मेरे नज़दीक बहुत लोग हैं, रहे हैं। प्रोफेसर लोग भी है, उनका झुकाव शुरू से है कुशवाहा की तरफ। वो ये मैटर पर गौर नहीं करते हैं, वो अभी महँगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है और एक चीज़ और हम बता दें, दांगी समाज या पूरे कुशवाहा समाज ये समाजवाद से प्रभावित रहे हैं। बिहार में समाजवाद का प्रणेता रहे हैं। किसी कारणवश उसका समाज जो भटक गया तो आज रास्ते पर आ गया। जो लोहियावादी, असली लोहियावादी वही हैं, असली समाजवाद वही है और पूर्णतः मेरे समझ से लोहियावाद की ओर आ गए हैं, समाजवाद की ओर आ गए हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में जा मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों में ये नाराजगी है अभय कुशवाहा को लेकर के कि वो मिलते ही नहीं। चाहे रकसिया में एक महिला की बात की जाए, जिनके पति को करंट लगने से मौत हो गई थी, वो दरवाजे पे गए, वो कहे कि पैर पटका, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी अभय कुशवाहा पहचानने से इनकार कर दिया, जो कि उन मेरे पति उनके लिए प्रचार तक करते थे। इसके बावजूद दूसरा छठवां पंचायत में भी लोगों में खासी नाराजगी दिखी, जो कि यादव कम्युनिटी के ही लोग हैं, उसके बावजूद वो लोग नाराज हैं, कहते हैं कि वो खस्सी खाने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते, पहचानते तक नहीं। 1 महीना पहले ही हम गए थे। तो क्या लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी अभय कुशवाहा को लेकर के टिकारी विधानसभा में नहीं है, जो 5 सालों में उन्होंने काम नहीं किया, लोगों को उस प्रकार से सम्मान नहीं देते हैं? नहीं, मुद्दा सबसे बड़ा अभी बेरोज़गारी है। सबसे बड़ी रोटी, कपड़ा, मकान का मुद्दा है। और माननीय हमारे मोदी जी कभी रोज़गार की और नौकरी की बात नहीं करते। अभी हर जगह मुद्दा रोज़गार का आ रहा है और इस मुद्दा का आगे गौन हो चुका है। अभय कुशवाहा के प्रति जो भी नाराज़गी हो गौन हो चुका है कि रोज़गारी मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है। हर आदमी जो हर लड़का तैयारी कर रहा है, उसका परिवार ये चाह रहा है कि वैकेंसी निकले। अकॉर्डिंग टू मैं बता दूँ कि करीब-करीब केंद्र से मान लिया जाए कि साल में 1 लाख वैकेंसी तो निकलता था। ये 10 साल में शायद वैकेंसी निकलना बंद हो चुका है। 10 साल में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि 4,97,000 के करीब जो है हमने बहाली इन 10 सालों में दी है। जबकि कांग्रेस के रीजन में अगर 2004 से 10 के बीच की रीजन को देख ली जाए, तो उस दौरान 10 लाख बहाली की बात छोड़ दीजिए, 4.5 लाख बहाली भी नहीं निकाली गई थी। तो फिर उनसे ज़्यादा बहाली तो हमने दी है। हमें लगता है ये सब प्रचार हो सकता है उनका। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, रेलवे हो, चाहे सेना हो या एसएससी हो, ये सब मिलाकर करीब-करीब 50,000 75,000 लाख वैकेंसी हर साल आता था और लोग परीक्षा देता था, जॉइन भी करता था। आज ये खुद वैष्णवी जी गच्छी हैं लोकसभा में 3.5 लाख सीट खाली है, मगर वैकेंसी के नाम पर क्या दिन से आप देख लीजिए, मात्र लोगों पर 5,000 वैकेंसी नहीं, टोटल मिला के 5,000 50,000 वैकेंसी है। बाकी वैकेंसी और बता दें जो 19 में वैकेंसी निकाला है उसका भी तब पूर्णतः बहाली नहीं कर पाए हैं। शायद अब वैकेंसी जो निकाल रहे हैं उसको 29 में बहाल करेंगे। इनके पास कोई एजेंडा बहाली का नहीं, इनका आप देख लीजिए सब जो पत्र निकालीन है, घोषणा पत्र निकाले हैं उसमें कोई कहीं नौकरी का मुद्दा नहीं। सब प्राइवेटीकरण की ओर जा रहा है। तो आखिर अब बच्चा जाएगा कहाँ भाई? क्यों तैयारी कर रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है प्राइवेटीकरण, समाजवाद प्राइवेटीकरण को बात नहीं मानता है। इसलिए समाजवाद के अधीन हमें लगता है कि नौजवान वर्ग बहुत तेज़ी से इनकी ओर से मुड़ रहा है और कुशवाहा की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको नौकरी मुद्दा है, उसको रोज़गार मुद्दा है, उसको पेट मुद्दा है। इस मुद्दा को देखते हुए हमें समझ से 10% वोट अगर टूटता है तो बीजेपी का हार का सामना करना पड़ेगा हर क्षेत्र में। 10% अगर बीजेपी वोट टूटता है तो हार का सामना हाँ, करना पड़ और सकता ये है। मुद्दा बहुत गंभीर है रोज़गार का, जो अभी तक शायद भाजपा सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है इस मुद्दा पर। अगर बात की जाए तो 5.5 लाख करीब अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं। राजपूत, भूमिहार, यादव, मुस्लिम इन सबों को छोड़ दिया जाए, हरिजन को छोड़ दिया जाए, जो कि आप एससी एसटी वर्ग से जो आते हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, तो भी लगभग 5,45,000 के करीब वोटर हैं। क्या लगता है ये वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर बात की जाए तो यही वोटर जो हैं साइलेंट वोटर भी हैं, कुछ कह पाने में अभी भी खुल के नहीं आ रहे हैं। ये वोटर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे पास साइलेंट वोटर भी है, जो चुप रहता है, कुछ बताता नहीं है, चुपचाप जाके वोट करता है। तो क्या लगता है ये निर्णायक भूमिका में आएँगे? क्योंकि आप लोग यादव की बात कर रहे हैं, आप लोग भूमिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग राजपूत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 5,45,000 जो अति पिछड़ा वोटर हैं, इनकी बात अगर होगी होगी तो ये वोटर कहाँ जाएँगे? ये वोटर लोग किन क्षेत्रों में नहीं, जाएँगे? इसमें कोई दुमत नहीं निर्णायक है। किंतु आप ये जान लीजिए कि महँगाई का मार इनके के यहाँ भी है।
बेरोजगारी के मारने के यहाँ भी है। भले नहीं बोले, मैं रोजगार के लिए भी दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए भी दौड़ रहे हैं। इनका बच्चा भी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करेंगे और ये जाएंगे कुशवाहा की तरफ से, कोई कहीं से दो मत नहीं। ये लोग ये हाँ, श्योर जाएंगे, चूंकि मुद्दा बहुत संगीत हो गया है। नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। बीजेपी वाले कभी रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करते हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हर लोग को प्रभावित कर रहा है। क्या ये 10 सालों में ही रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता है, या 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है, इस ये सरकार भी जवाबदेही बनती है कांग्रेस सरकार की भी कि 70 सालों में आप अभी भी मूलभूत सुविधाओं को ना दे पाए, जिसके वजह से आज भी लोग बीजेपी सरकार से भी ये उम्मीद रखती है कि रोटी कपड़ा मकान दे। मैं बता दूं कि 71 में गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी आई थी, और राष्ट्रीयकरण कोयलवरी बैंक या बिजली विभाग सब किए थे। उसमें कितने गरीब आदमी का आज उत्थान हो चुका है, जिसका पीढ़ी बढ़ चुका है, ये सबको मालूम है। और दूसरी तरफ मोदी जी आए हैं तो ये प्राइवेटीकरण की ओर ले रहे हैं। प्राइवेट कर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये इफेक्ट सोचने के लिए तैयार नहीं। मर जनता तो ये सोचने के लिए तैयार है। जो कोयलवरी में 500 की नौकरी करने गया था, वो रिटायर किया तो 50,000 1 लाख पर किया, उसका परिवार विकास कर गया। ये परिवार तो उसके सोचने के तैयार है कि कल प्राइवेट होगा तो क्या होगा, कल हर विभाग प्राइवेट कर देंगे तब क्या होगा स्थिति। अभी अगर बात की जाए तो आपने कहा कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन मोदी जी हर वक्त सदन में ये कहते हैं कि ये नारा दिए गरीबी हटाओ का, लेकिन ये गरीबों को ही हटा दिए। ये नारा भी मोदी जी के हमको द्वारा दिया लगता गया। है कि मोदी जी दिवा स्वप्न देखते हैं। कि जैसे हाल में उनका जो पत्र निकला, उनमें कहीं नहीं कि 25 लाख को हम गरीबी रेखा से उठाए हैं। क्या आपको ये बता सकते हैं पत्रकार नाते कितने लोग को आप जानते हैं जो गरीब से एकाएक 10 साल में अमीर हो गए हैं? मुझे लगता है कि एक लोग भी नहीं हो पाए हैं। ये एक ख्वाब है। अगर जो गरीबी हट गया तो मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? ये हमको दिमाग से ऊपर की चीज है। जब जो गरीबी विकास ही कर दिए तो मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? उनका बंद कर देनी चाहिए। सुशील सिंह से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोविड में लोग भूखे रह रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि सबको मुफ्त राशन दिया जाए, और वही अभी भी प्रचलन में चलता आ रहा है, जिस वजह से राशन मुफ्त सभी को दिया जा रहा है। तकलीफ उन्हें क्यों हो रही है जब कोविड में गरीबों का सहारा मोदी जी बने, इस वजह से वो मुफ्त में राशन मैं दिए एक थे। बात बता दूं, ये योजना मनमोहन सिंह का है। 2 रुपये किलो घोषणा की है। ठीक है, मोदी जी कोरोना जब आया तो 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज घोषित कर दिए फ्री, किंतु 5 किलो फ्री रखने 2 किलो तो बंद कर दिए, यानी 2 रुपया ही रिलीफ दे रहे हैं। ये खाद्यान्न योजना मनमोहन सिंह का है। बिल्कुल। और 55% लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इस 55% लोग को 2 रुपया न दे के 2 रुपया को माफ करके फ्री कर दिए, और जो तो यस लूट रहे हैं सब फ्री कर दिए। सच्चाई है कि इस योजना में सिर्फ 10 रुपया किलो पर माफ की है, और योजना खाली लाभ ले रहे हैं कि हम सब दे रहे हैं। क्यों दे लोग भाई, ले रहा है मगर ये मनमोहन सिंह का योजना है। ये झूठ योजना मूठ योजना मनमोहन सिंह की है ही, लेकिन इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि सरकार चाहे तो अपने खर्च पे गरीबों को राशन मुफ्त में मुहैया करा सकती है, लेकिन उस वक्त मनमोहन सरकार ने इस बात को लेकर के हामी नहीं भरे और कहे कि नहीं, हम राशन जो है लोगों को नहीं बांट पाएंगे। ये मामला भी सामने आया नहीं, है। 2 चीज़ है, अफ़वाह जो किया जाए। हम लोग तो वस्तुस्थिति देख रहे हैं कि वो पास के हैं 55 लोग जनसंख्या इसके अंतर्गत आया, और 2 रुपये किलो अनाज देना शुरू कर दिया। वो 2 रुपये किलो बीच में जब कोरोना आया तो 5 किलो एक्स्ट्रा घोषित की हैं। वो 5 किलो एक्स्ट्रा चाहे कहो कि बंद कर दें, चाहे 2 रुपये किलो वाला बंद कर दें, वो एक्स्ट्रा चालू रखें। तो वो योगदान तो इनका ये है कि 2 रुपये किलो के ही माफ़ की हैं, और कोई विशेष नहीं है। वो ये मनमोहन सिंह की योजना है, और उस योजना को आज प्रूफ करें गरीब ज्यों का त्यों है। हम ठीक है, वो 2 रुपया भी देवे किसी में आज फ्री कर दिए। एक तरफ कहते हैं हम गरीबी खत्म कर दिए, तो एक तरफ फ्री कहाँ से दे रहे हैं? आज आखिर विकल्प क्या है देश के पास, अगर बात की जाए तो? सबसे बड़ी बात बता दें मनीष की, हम लोहिया से प्रभावित लोग, और लोहिया कहा था कि रोटी उलट पुलट के सीखेगा, सीखता है, ऐसे नहीं सीखेगा। विकास देश या रात तब करेगा जब सरकार को उलटते पुलटते रहेगी। इसलिए सरकार को एटर्नेट बदलते रहना चाहिए ताकि देश का विकास हो। ठीक है, अगला आने वाला सरकार गलत करेगा तो फिर हम उसको पलटेंगे। हम अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह सरकार 10 साल में 5 साल में पलटा जाती है, उस तरह से हम काहे न चले कि देश विकास करते जाए। हम एक ही लोग के जिम्मे क्यों रहें? लेकिन अगर बात की जाए दूसरे देशों की, बात आपने कही, तो दूसरे देश में कैंडिडेट प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, लेकिन क्या कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ऐसा है?
मैं कह दूं कि मेरे के यहाँ संसदीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली नहीं है। कैंडिडेट प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ एकात्मक प्रणाली, जहाँ सब जगह नहीं होती है। संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में संसद लोग जीत के जाते हैं तो बहुमत वाले दल चुनाव करते हैं कैंडिडेट को। जो बहुमत दल पर चुनाव करते वही प्रधानमंत्री बनता है। ये राष्ट्रपति शासन जहाँ है वहाँ कैंडिडेट घोषित होता है पूर्णतः, जहाँ पर संसदीय प्रणाली वहाँ नहीं होता है। जैसे उदाहरण ब्रिटेन के ले सकते हैं। ब्रिटेन में देख लीजिए, चूंकि हम ब्रिटेन का नकल में रहे कि हाँ या ब्रिटेन का बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो मेरे क्या संसदीय प्रणाली है। और ये कहना कि तो ये तो कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रणाली का द्योतक है या फिर राष्ट्रपति प्रणाली का द्योतक है। संसदीय प्रणाली में कोई ना, सांसद को जो पसंद होगा चुनाव करेगा, किसी व्यक्ति को चुनाव कर सकता है। अब किसी व्यक्ति का योग्यता तब होता है जब वो पद पर पहुंच जाए। पद के बाहर योग्यता का तुलना नहीं किया जा सकता मेरे समझ से। और दूसरा चीज है कि जैसे लोहिया कभी पद रहे मगर योग्य थे, इनकार जयप्रकाश कभी पद न लिही, शायद नेहरू के समय पद इनकार करने में योग्य थे। आचार्य नरदेव कभी पद न लिही। ये सब बताते हैं, सब कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज से आते हैं, मतलब सब समाजवाद का पुजारी थे, सब आरक्षण के पक्षधर थे। सबसे पहले आरक्षण का नारा देने वाला लोहिया है। 100 में 60 बांधेगा, सोशलिस्ट बांधेगा, 100 में 60 लोहिया का कहना है। तो ऐसे थिंकरों लोगों को भी आज दरकिनारे कर दिया गया है बीजेपी के शासन में, और ये अपने एजेंडा थोपने के लिए तैयार हैं। अपने सिर्फ एजेंडे पर चल रहे हैं और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने पर चल रहे हैं। जो पूरे अभी अभी जो शोध है वो पूरे है कि 6% लोगों के पास भारत का धन, ज्यादा 40%, 60%, 10% लोगों के पास धन है। बाकी गरीबी रेखा से नीचे लोग जी रहे हैं। क्यों भाई, धन एकत्रित क्यों किया जा रहा है? इसको डिस्ट्रीब्यूट इस टाइप से क्यों नहीं किया जाता है? ये दिक्कत है और यही मुद्दा छा जा रहा है। अगर बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं, 26 पे आरजेडी टिकट पे चुनाव लड़ रही है, 9 पे कांग्रेस और वही 5 पे भाकपा माले की पार्टियां लड़ रही है चुनाव। 3 मुकेश सहनी को आरजेडी ने अपने कोटे से दिया है। क्या लग रहा है इस बार समीकरण क्या होगा? किस पार्टी को, क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि 40 में 40 जीतेंगे, या फिर इस बार बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है? मेरे समझ तो बीजेपी को बड़ा झटका देने वाला है। दावा की जहां तक बात रह गया तो राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं। जैसे मैं बता दूं, बंगाल में 200 के पार, सिमट गए 75 पर। कर्नाटक में 150 के पार, सिमट गए 65 पर। तो ये नारा होता पार्टियों का अपनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए, इसलिए वो नारा सिर्फ है। मगर अभी हमें समझ से पूरे भारत में हो सकता है सिमट 200 से नीचे सिमट जाए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रामलगन यादव, जो कि सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि इस बार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में माहौल बिल्कुल अलग बनता दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही साथ रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, जिसके लेकर के युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और संभवतः इसका परिणाम जो है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के साथ साथ देश को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा नरेंद्र मोदी सरकार से खासे नाराज हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।